नमस्कार। आज हम समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, है ना? बिल्कुल। जम्मू कश्मीर के प्राचीन इतिहास की गलियों में। हाँ, बिल्कुल। यहाँ की कहानी न सिर्फ राजा महाराजाओं की नहीं है, बल्कि उन पौराणिक कथाओं की भी है। उन शुरुआती राजवंशों की जिन्होंने इस खूबसूरत वादी की नींव रखी। सही कहा। तो हम आज कुछ अहम ऐतिहासिक ग्रंथों को, दस्तावेजों को देखेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि कश्मीर की कहानी आखिर शुरू कैसे हुई। हाँ जी। और आज की हमारी ये पड़ताल जो है वो मुख्य रूप से कुछ बेहद महत्वपूर्ण स्रोतों पर आधारित होगी। जैसे एक तो है नीलमत पुराण, जो कश्मीर का शायद सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है। हाँ, सुना है इसके बारे में। और फिर जाहिर है कल्हण पंडित की प्रसिद्ध राजतरंगिणी। राजतरंगिणी, हाँ। लेकिन इनके साथ साथ हम कुछ और दस्तावेजों को भी देखेंगे जो इस कहानी के अलग अलग पहलुओं पर थोड़ी रोशनी डालते हैं। मकसद यही है कि इन स्रोतों से वो ज़रूरी बातें, वो दिलचस्प चीज़ें निकालें जो हमें कश्मीर के शुरुआती दौर को समझने में मदद करें। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से कहते हैं कश्मीर की कहानी शुरू होती है, मतलब इसकी उत्पत्ति की कथा, और नीलमत पुराण से। हाँ। ये पुराण कितना पुराना है असल में? देखिए, नीलमत पुराण को कश्मीर का सबसे प्राचीन मतलब ज्ञात ग्रंथ माना जाता है। ओ, ये हमें कल्हण के राजतरंगिणी से भी पहले के वक्त की एक झलक देता है। राजतरंगिणी से भी पहले? हाँ, इसके लेखक का नाम तो सच कहूँ तो हमें नहीं पता, पर इसका महत्व बहुत ज्यादा है क्योंकि ये उस दौर की मान्यताओं, रीति रिवाजों और खासकर कश्मीर की शुरुआत की जो कहानी है वो बताता है। और वो कहानी तो बड़ी दिलचस्प है। वो एक झील और एक राक्षस वाली कहानी है ना? हाँ हाँ, वही। नीलमत पुराण के मुताबिक आज जहां हम कश्मीर घाटी देखते हैं, वहां पहले सतीसर नाम की एक बहुत बड़ी झील हुआ करती थी। सतीसर? हाँ, और इस झील में जलोद्भव नाम का एक राक्षस रहता था। और वो क्या करता था कि आसपास के पहाड़ों पर जो नाग समुदाय के लोग रहते थे, उनको बहुत तंग करता था। अच्छा, फिर कहानी में एंट्री होती है कश्यप ऋषि की। सही। बिल्कुल। तो लोगों की पुकार सुनकर ऋषि कश्यप ने लंबी तपस्या की और फिर उन्होंने वराहमुला, यानी जो आज का बारामूला है, उसके पास एक पहाड़ को काटकर उस विशाल झील का पानी बाहर निकाल दिया। अरे वाह! हाँ, पानी निकल गया, जमीन सामने आ गई और वो राक्षस जलोधव उसका अंत हुआ। और कहते हैं कि ऋषि कश्यप के नाम पर ही इस जगह का नाम पड़ा कश्यपमर या कश्यपपुरा। और इसी से फिर कश्मीर शब्द बना। का मतलब पानी और शिमीर मतलब सुखाना। पानी से सुखाई गई जमीन, कमाल है। हाँ, ये कहानी तो सिर्फ एक भौगोलिक बदलाव ही नहीं बता रही, बल्कि ये भी एक तरह से स्थापित करती है कि नाग इस घाटी के मूल निवासी थे, जैसा पुराण में कहा गया है। बिल्कुल सही कहा। ये कहानी घाटी की पहचान से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। अब नीलमत पुराण के बाद अगर हम कश्मीर के इतिहास को समझने के लिए सबसे अहम दस्तावेज की बात करें तो वो है राजतरंगिणी। हाँ, राजतरंगिणी का जिक्र तो आता ही रहता है। इसे इतना जरूरी क्यों मानते हैं? देखिए, राजतरंगिणी को ना कश्मीर का पहला व्यवस्थित इतिहास ग्रंथ कह सकते हैं। इसके लेखक थे कल्हण पंडित, जिन्हें हम कश्मीर का पहला इतिहासकार भी मान सकते हैं। कल्हण पंडित जी। उन्होंने इसे लगभग 1149-50 ईस्वी के आसपास राजा जयसिंह के शासनकाल में पूरा किया था। और राजतरंगिणी का मतलब होता है राजाओं की नदी। राजाओं की नदी, क्या बात है, बहुत काव्यात्मक नाम है। तो कल्हण इसमें कहाँ से शुरुआत करते हैं, मतलब टाइमलाइन क्या है? कल्हण जो हैं वो इतिहास की शुरुआत महाभारत काल से करते हैं। वो कश्मीर के पहले राजा गोनंद प्रथम का जिक्र करते हैं, जो अपने बेटे के साथ किसी युद्ध में मारे गए थे। और महाभारत युद्ध के समय वो बताते हैं कि गोनंद द्वितीय राजा थे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कल्हण खुद ये लिखते हैं कि गोनंद द्वितीय के बाद करीब 35 राजाओं के नाम और उनके काम का कोई रिकॉर्ड उन्हें नहीं मिल पाया, वो नष्ट हो गया था। क्या बात कर रहे हैं? 35 राजा? तो फिर उनके बारे में हमें कैसे पता चला? ये तो इतिहास का एक बहुत बड़ा खाली पन्ना रह जाता। हाँ, बिल्कुल रह जाता, अगर बाद के इतिहासकारों ने थोड़ी कोशिश न की होती। जैसे पीरजादा हसन है, उन्होंने सुल्तान जैनुल आबिदीन के समय में मुल्ला अहमद द्वारा फारसी में लिखी गई एक कृति का जिक्र किया है। अच्छा। हाँ, और कहा जाता है कि मुल्ला अहमद ने इन खोए हुए राजाओं के नाम एक पुरानी संस्कृत की किताब रत्नाकर से लिए थे। तो इस तरह से हमें उन 35 राजाओं के नाम तो पता चल जाते हैं, भले ही उनके बारे में ज्यादा जानकारी ना हो। ये दिखाता है कि इतिहास को जोड़ना कितना मुश्किल काम हो सकता है ना? बिल्कुल। अच्छा, कल्हण की राजतरंगिणी के अलावा अभी तो कई और स्रोत होंगे, मतलब सिर्फ एक किताब पर तो निर्भर नहीं रह सकते।
नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं कश्मीर के इतिहास की एक खासियत दिखती है, स्रोतों की विविधता। जहां राजतरंगिणी संस्कृत में लिखा गया एक स्थानीय इतिहास है, वहीं बाद के दौर में फारसी में कई महत्वपूर्ण इतिहास लिखे गए जिन्हें तवारीख कहते हैं। तवारीख? हाँ, यानी इतिहास या वृत्तांत, जैसे मलिक हैदर की तवारीख कश्मीर है, या फिर ख्वाजा मोहम्मद आजम कौल की वाक़यात कश्मीर। वाक़यात यानी घटनाएं। ये किताबें हमें अलग अलग दौर के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की झलक देती हैं। और एक और है पंडित बीरबल काचरू की मुख्तसर तारीख कश्मीर। मुख्तसर यानी संक्षिप्त। ये मुगलों, अफगानों और सिखों के दौर का ब्यौरा देती है। ये तो हो गए स्थानीय फारसी स्रोत। क्या बाहरी लोगों ने भी कश्मीर के बारे में लिखा है? हाँ हाँ, बिल्कुल। और वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो हमें एक बाहरी नजरिए से कश्मीर को देखने का मौका देते हैं। जैसे चीनी बौद्ध तीर्थयात्री थे ह्वेनसांग और ओ कोंग। हाँ, ह्वेनसांग का नाम तो सुना है। जी, वो 7वीं और 8वीं सदी में कश्मीर आए थे और उन्होंने यहाँ के समाज, धर्म, भूगोल का काफी डिटेल में वर्णन छोड़ा है। फिर 11वीं सदी में मध्य एशिया से आए विद्वान अल-बरूनी, उन्होंने अपनी किताब तारीख हिंद में कश्मीर का जिक्र किया है। अच्छा, क्या है? तो मतलब हमारे पास स्थानीय पुराण हैं, संस्कृत इतिहास है, फारसी तवारीखें हैं, चीनी यात्रियों के विवरण हैं, अरब विद्वानों के लेख हैं, यूरोपीय अध्ययन हैं। बाप रे! हाँ, तो इन सब को मिलाकर ही कश्मीर के प्राचीन इतिहास की एक ज्यादा मुकम्मल, एक पूरी तस्वीर उभरती है। हर स्रोत अपने समय और अपने नजरिए की छाप छोड़ता है, ये ध्यान रखना जरूरी है। ये तो सचमुच स्रोतों का एक खजाना है। चलिए अब इन स्रोतों के आधार पर थोड़ा आगे बढ़ते हैं और मौर्य साम्राज्य के समय कश्मीर पर नजर डालते हैं। जरूर। महाभारत काल के बाद कश्मीर के इतिहास में एक बहुत बड़ा नाम जुड़ता है मौर्य सम्राट अशोक का, लगभग 3री सदी ईसा पूर्व में। अशोक महान। हाँ जी, अशोक का कश्मीर पर शासन दर्ज है और ये कश्मीर के लिए एक अहम मोड़ था। माना जाता है कि अशोक ने ही पुराने श्रीनगर शहर की नींव रखी थी, जिसे आज हम पांडिथन के नाम से जानते हैं। पांडिथन? हाँ, संस्कृत में पुराना धृष्ठान यानी पुरानी राजधानी। अशोक और बौद्ध धर्म का तो बहुत गहरा नाता है। क्या उसका असर कश्मीर में भी दिखा? बिल्कुल दिखा। अशोक ने कश्मीर में बौद्ध धर्म को काफी बढ़ावा दिया। उन्होंने कई विहार बनवाए, विहार यानी बौद्ध मठ या भिक्षुओं के रहने की जगह, और स्तूप भी बनवाए। हालांकि कल्हण ये भी लिखते हैं कि अशोक ने विजेश्वरी, जो आज का बिजबिहारा है, वहां शिव मंदिर का भी निर्माण करवाया था। तो ये दिखाता है कि उस समय अलग अलग धार्मिक परंपराएं साथ साथ मौजूद थीं। अच्छा, ये दिलचस्प है। अशोक के बाद कौन आया? अशोक के बाद उनके पुत्र जलुका शासक बने। जलुका? इनके बारे में क्या खास बताया गया है? राजतरंगिणी में जलुका को एक वीर राजा बताया गया है। कहते हैं उन्होंने घाटी को म्लेच्छों से मुक्त कराया। म्लेच्छ? हाँ, म्लेच्छ शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर बाहरी या विदेशी समूहों के लिए होता था। तो शायद उस समय कोई बाहरी जनजातियां घाटी में घुसपैठ कर रही होंगी या अव्यवस्था फैला रही होंगी, जिन्हें जलुका ने खदेड़ा। समझा। जलुका के बाद? जलुका के बाद उनके पुत्र दामोदर द्वितीय राजा बने। और दामोदर द्वितीय से जुड़ा एक रोचक फैक्ट भी है शायद। हाँ, है। आज का जो श्रीनगर हवाई अड्डा है ना, वो जिस ऊंची पठारी जमीन पर बना है, उसे दामोदर करेवा कहते हैं। करेवा? हाँ, करेवा कश्मीर में इन ऊंची समतल पठारी भूमियों को कहा जाता है और माना जाता है कि राजा दामोदर द्वितीय का महल इसी इलाके में कहीं था। तो ये इतिहास और भूगोल का एक बड़ा अच्छा संगम है। वाकई। अच्छा, मौर्यों के बाद कश्मीर किसके प्रभाव में आया? मौर्य साम्राज्य जब कमजोर पड़ने लगा तो उसके बाद लगभग 1ली सदी ईस्वी के आसपास कश्मीर पर मध्य एशिया से आए कुषाणों का नियंत्रण हो गया। कुषाण? हाँ, कल्हण अपनी राजतरंगिणी में जिन तुरुष्क राजाओं का जिक्र करते हैं। तुरुष्क मतलब तुर्क जैसे? हाँ, कुछ वैसा ही। तो इतिहासकार मानते हैं कि वो संभवतः कुषाण शासकों का ही संकेत है। और कुषाण शासकों में सबसे प्रसिद्ध नाम तो कनिष्क का है। उनका कश्मीर से क्या कनेक्शन था? बिल्कुल, कनिष्क कुषाण साम्राज्य के सबसे महान शासक थे और उनका कश्मीर से बहुत गहरा नाता था। कल्हण 3 प्रमुख कुषाण राजाओं का जिक्र करते हैं, हुश्क, जुश्क और कनिष्क। हुश्क, जुश्क, कनिष्क। हाँ, और माना जाता है कि इन्होंने अपने नाम पर हुश्कपुर, जुश्कपुर और कनिष्कपुर नगर बसाए।
कनिष्क ने कश्मीर में कई मठ और विहार भी बनवाए, लेकिन उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाना। हाँ, चौथी बौद्ध संगीति, ये तो बौद्ध धर्म के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना मानी जाती है। बिल्कुल, एक मील का पत्थर है ये। कनिष्क ने ये संगीति यानी एक बहुत बड़ी धार्मिक सभा या परिषद कुंडलवन में आयोजित करवाई थी। कुंडलवन, ये कहाँ है? इसकी पहचान आज के श्रीनगर के पास जो हरवन है उससे की जाती है, और इसी संगीति में बौद्ध धर्म के जो दो प्रमुख पंथ हैं, महायान और हीनयान, उनके बीच मतभेद एकदम स्पष्ट हुए और उनका विभाजन हुआ। ओहो, तो यहीं पर वो विभाजन हुआ था। हाँ, इस संगीति में तो फिर उस समय के बड़े बड़े विद्वान शामिल हुए होंगे। जी हाँ, बिल्कुल। इस संगीति ने उस समय के कई महान बौद्ध विचारकों को एक मंच पर ला दिया था। अश्वघोष, वसुमित्र और खासतौर पर नागार्जुन जैसे विद्वान इसमें शामिल थे। नागार्जुन? हाँ, नागार्जुन को तो महायान बौद्ध दर्शन का एक प्रमुख स्तंभ माना जाता है। तो ये संगीति कश्मीर के बौद्धिक और धार्मिक इतिहास के लिए एक बहुत ही अहम घटना थी। सही में। अच्छा, कुषाणों के बाद कश्मीर के इतिहास में कौन सा महत्वपूर्ण राजवंश आता है? कुषाणों के पतन के बाद लगभग 7वीं सदी ईस्वी में कश्मीर में करकोट राजवंश का उदय हुआ। इन्हें नागवंश भी कहा जाता है। करकोट राजवंश या नागवंश? हाँ, और इस वंश के संस्थापक थे दुर्लभवर्धन। इनका शासनकाल लगभग 625 से 661 ईस्वी तक रहा। और क्या इन्हीं दुर्लभवर्धन के समय वो प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग कश्मीर आए थे? क्या बात है, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ह्वेनसांग या ज़ुआनज़ांग जिन्हें कहते हैं, वो दुर्लभवर्धन के शासनकाल में ही कश्मीर पहुंचे थे। अच्छा। हाँ, उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा भी है कि वो बारामूला के रास्ते घाटी में दाखिल हुए और वहां उन्होंने पत्थर का एक बहुत बड़ा दरवाजा देखा। वो करीब 2 साल कश्मीर में रहे। 2 साल? जी, उन्होंने यहाँ संस्कृत सीखी और हिंदू शास्त्रों का अध्ययन किया। उनके लिखे हुए विवरण से हमें उस समय के कश्मीर के समाज, शिक्षा, शासन, इन सब के बारे में काफी अच्छी जानकारी मिलती है। कमाल है। अच्छा, करकोट वंश में क्या दुर्लभवर्धन के बाद भी कोई महत्वपूर्ण शासक हुआ? हाँ, उनके बाद उनके पुत्र थे प्रतापादित्य, जिन्होंने प्रतापपुर यानी आज का तापर शहर बसाया। लेकिन करकोट वंश का असली सितारा, वो नाम जिसके लिए इस वंश को सबसे ज्यादा जाना जाता है, वो थे ललितादित्य मुक्तपीड़। ललितादित्य मुक्तपीड़? हाँ, इनका नाम तो कश्मीर के इतिहास में बहुत ही इज्जत से लिया जाता है। इन्हें कश्मीर का समुद्रगुप्त भी कहते हैं, है ना? बिल्कुल कहते हैं। और ये उपाधि उन्हें यूं ही नहीं मिली। ललितादित्य, जिनका शासनकाल लगभग 724 से 760 ईस्वी तक रहा, वो करकोट वंश के सबसे शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी शासक थे। उनमें एक दिग्विजय की प्यास थी, दुनिया जीतने की जबरदस्त इच्छा थी। अच्छा। उन्होंने लगभग 36 वर्षों तक शासन किया और इस दौरान उन्होंने कश्मीर की सीमाओं का ऐसा विस्तार किया जो पहले कभी नहीं हुआ था। कहां-कहां तक पहुंच गई थी उनकी सेनाएं? मतलब अंदाजा? कल्हड़ के अनुसार अगर चलें तो ललितादित्य ने उत्तर में तिब्बत और लद्दाख से लेकर मध्य एशिया के बदख्शां तक। हाँ, पूरब में बंगाल यानी गौड़ और कलिंग यानी ओडिशा तक, पश्चिम में ईरान और सिंध तक, और दक्षिण भारत तक विजय प्राप्त की। उन्होंने कन्नौज के उस समय के शक्तिशाली राजा यशोवर्मन को हराया और सिंध में अरबों का जो प्रभाव बढ़ रहा था उस पर निर्णायक रोक लगाई। अरे बाप रे! ये विजय अभियान उस समय के हिसाब से सोचिए असाधारण थे। जबरदस्त। लेकिन क्या सिर्फ युद्ध ही, या उन्होंने कुछ निर्माण और जन कल्याण के काम भी किए? नहीं, ललितादित्य सिर्फ एक विजेता नहीं थे, वो एक कुशल प्रशासक और महान निर्माता भी थे। उन्होंने खेती को बेहतर बनाने के लिए झेलम नदी से गाद निकलवाए, बाढ़ रोकने के लिए निचले इलाकों में बांध बनवाए, और उन्होंने परिहासपुर नाम की एक भव्य राजधानी बसाई। परिहासपुर का मतलब है आनंद का शहर। उसके खंडहर आज भी मिलते हैं। और मार्तंड सूर्य मंदिर, वो तो शायद उनका सबसे प्रसिद्ध निर्माण है। निश्चित रूप से। अनंतनाग के पास मट्टन के ऊंचे पठार पर, मतलब करेवा पर बना मार्तंड सूर्य मंदिर ललितादित्य की सबसे शानदार देन है। हालांकि आज वो खंडहर हो चुका है। हाँ, तस्वीरें देखी हैं। लेकिन फिर भी उसकी विशालता और उसकी जो वास्तुकला है, वो उस दौर की भव्यता और इंजीनियरिंग के कमाल की गवाही देती हैं। इसके अलावा भी उन्होंने घाटी में कई और मंदिर और विहार बनवाए थे। क्या वो कला और साहित्य के भी संरक्षक थे, मतलब विद्वानों वगैरह? जी हाँ, बिल्कुल। ललितादित्य विद्वानों और कलाकारों का बहुत सम्मान करते थे।
उनके दरबार में भारत के अलग अलग हिस्सों से और शायद विदेशों से भी कई प्रसिद्ध विद्वान और कवि आते थे। मशहूर नाटककार भवभूति का नाम उनके दरबारी कवियों में लिया जाता है। भवभूति। अच्छा। हाँ, इतना शक्तिशाली साम्राज्य। ललितादित्य के बाद करकोट वंश का क्या हुआ? मतलब ये शानो शौकत बनी रही? ललितादित्य के पोते जयपीड़ को अगर छोड़ दें तो उनके बाद के शासक ज्यादातर कमजोर साबित हुए। नतीजा ये हुआ कि जो विशाल साम्राज्य ललितादित्य ने इतनी मेहनत से खड़ा किया था वो धीरे धीरे बिखरने लगा। जो प्रदेश जीते थे वो आजाद होते गए और कश्मीर की सत्ता वापस सिमटकर झेलम घाटी तक ही रह गई। ये तो दुखद है। हाँ, लेकिन अगर हम करकोट काल को समग्र रूप से देखें, खासकर ललितादित्य के युग को, तो ये प्राचीन कश्मीर का स्वर्ण काल माना जाता है। एक इतिहासकार हैं डॉक्टर पी.सी. रे, उन्होंने लिखा है और मैं कोट करना चाहूंगी कि करकोट काल से पहले कश्मीर ने ऐसा कारनामा कभी नहीं किया था और न ही वह भविष्य में से दोहरा सका। वाह! ये वाक्य उस दौर के असाधारण महत्व को बिल्कुल साफ कर देता है। बिल्कुल। तो आज हमने कश्मीर की वो पौराणिक उत्पत्ति की कहानी सुनी, सतीसर झील वाली, नीलमत पुराण और राजतरंगिणी जैसे अहम स्रोतों के बारे में जाना। हाँ जी। हमने देखा कि कैसे मौर्य सम्राट अशोक ने यहाँ शहर बसाया, बौद्ध धर्म फैलाया, फिर कैसे कुषाण शासक कनिष्क के समय वो महत्वपूर्ण चौथी बौद्ध संगीति हुई जिसने बौद्ध धर्म को एक नई दिशा दी। जी, और फिर हमने करकोट वंश के उस शानदार दौर पर बात की, खासकर ललितादित्य मुक्तपीड़ की विजयों और मार्तंड मंदिर जैसे उनके अद्भुत निर्माण कार्यों पर। हमारी ये चर्चा आज करकोट वंश के शिखर तक पहुंचकर रुकती है। हाँ, ये प्राचीन कश्मीर की कहानी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसने आगे आने वाले मध्यकाल के लिए एक तरह से जमीन तैयार की। और अगली कड़ी में हम उसी मध्यकालीन इतिहास की ओर बढ़ेंगे, देखेंगे कि करकोट वंश के बाद कश्मीर का सफर कैसा रहा। बिल्कुल, लेकिन जाने से पहले श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जरूर। जरा सोचिए कि कश्मीर की जो ये खास भौगोलिक स्थिति है, मतलब पहाड़ों से घिरी हुई ये घाटी, और अशोक, कनिष्क, ललितादित्य जैसे शुरुआती दौर के इतने शक्तिशाली शासकों का जो प्रभाव रहा, इन दोनों ने मिलकर इस क्षेत्र की एक अनूठी पहचान बनाने में क्या भूमिका निभाई होगी। कैसे ये जगह बार बार कभी संस्कृति, कभी व्यापार, कभी ज्ञान और हाँ कभी कभी संघर्ष का भी एक अहम केंद्र बनती रही। ये जो शुरुआती नींव पड़ी, ये बाद के इतिहास को कैसे प्रभावित करती रही होगी। वाकई सोचने वाला सवाल है। इस दिलचस्प और जानकारी भरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ इस सफर में शामिल होने के लिए